चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक थे भैया? तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर मास के बारे में, कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं। मुझे फटाफट बता दो, कुछ होमवर्क दिया था, कुछ काम भी दिया था, मैंने बोला था भैया इसके मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा। कोई ऐसा है जिसके मॉलिक्यूलर मास निकालने में समस्या हुआ? मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो और मुझे बताओ कोई ऐसी चीज जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालने में समस्या हुआ तो मुझे बता दो। एक मिनट भैया, बिल्कुल आसान सा तो क्वेश्चन दिया था यार, कुछ भी टफ नहीं था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो ये सारे दिए थे, ठीक है, ये सारे अपने ये दोनों क्लास में किए थे, और उसके बाद मैंने इन्हें दिया था ये आपके पास। ठीक है, सबने आई गेस निकाल लिया होगा, मैं फिर भी एक बार यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ ताकि कोई समस्या ना हो आप लोग को। हाइड्रोजन का 1, मुझे फटाफट बता दो कि कितने कितने आ रहे हैं, मुझे फटाफट बता दो कितना कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। जल्दी बोलो भैया कितना आ रहा है, पहले का कितना आया था, जल्दी बोलो कितना आया था। गुड, 63 कैसे, 1, 14 एंड 48, तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन का कितना हो गया 48। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसका कितना आया 98, 232 और 64। ठीक है, इसका कितना आया, क्या बात है 80 पक्का, 80 कैसे भैया, 32, 48 टोटल लिख रहा हूँ ऊपर में, अकेले अकेले का नहीं लिख रहा, याद रखना, ये नहीं बोलता कि सर ऑक्सीजन तो 16 होता है तो 48 कैसे लिख दिया भाई, तीन ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, इसका कितना 34, क्या बात है क्या बात है, और इसका कितना 48। मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा इसको इसमें समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर, जीवन में सारी चीजें सॉर्टेड है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो कुछ और भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये आप आराम से करना, फुर्सत में बैठे करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके जो मास है, एल्यूमिनियम हुआ या जो भी आप देने वाला हूँ, इनको बेटा आप अपने पीरियोडिक टेबल से निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ सबके लिए लिख नहीं रहा, तो ये आप अपने पीरियोडिक टेबल से निकाल देना। ठीक है, देखो ये थोड़ा अलग टाइप का है, 2H2O लिखा हुआ, मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो H2O ये आपके पास कितना है, 2 है, तो CaSO4 तो है ही, और साथ में उसके साथ क्या है, दो वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि 2H2O का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आपको भविष्य में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कितने हो गए 13, तो छोड़ो इसको नहीं कराना। ये होता है एसिटिक एसिड, ध्यान रखना, दिस इज एसिटिक एसिड, कहाँ मिलता है, विनेगर में मिलता है, क्या बोलते हैं इसको,
एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम, ठीक है। अगर यहाँ 2H2 के बजाय अगर हाफ H2 लगा दूंगा तो ये कहला जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे समझ लो कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही एक तरीका है, इसी से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये तो सिंपल आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, कॉपर नाइट्रेट है, और इसका नाम ये एक कॉम्प्लेक्स है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि इसका नाम क्या होता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है आपको इससे कोई मतलब नहीं, हालांकि इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनेटोफेरेट, इसका पूरा नाम है इस कंपाउंड का, पोटेशियम हेक्सासाइनेटोफेरेट। उससे आपको मतलब नहीं है, आप बस इसका एटॉमिक, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा, काम खत्म, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रीक कार्य है, आराम से करना। अनुष्का बेटा बिल्कुल मैं बैलेंसिंग सिखा दूंगा बेटा, ये बैलेंस थोड़ी है, तो मॉलिक्यूल्स है ना, उनका मास बताना है, रिएक्शन थोड़ी है जो बैलेंस आपको बताना है, ठीक है। बैलेंसिंग से इसका क्या लेना देना, ठीक है। तो इनको आप आराम से करना, जिसका मास नहीं पता उसका मास आप कहाँ से ले लेना, पीरियोडिक टेबल से ले लेना, चलेगा। हाँ K4 है बेटा। 10 और 11 बेटा, इसका 10 का कोई खास नाम नहीं है, दिस इज सिंपली एल्यूमिनियम सल्फेट एंड दिस इज कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। डन है, ठीक है। चलो अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये अपना आराम से कर लेना, ये आपका ग्रीक आ रहा है, फोटो ले लो इसका। आज का टॉपिक अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये किसके अंदर आता है? तो बेटा आपके पास एनसीईआरटी में अगर टॉपिक वाइज बोलोगे तो ये सबसे पहला आपको टॉपिक मिलेगा, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब मैं इसको अभी क्यों पढ़ा रहा, शुरू में क्यों नहीं पढ़ा रहा, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, तो इसको ध्यान देना क्या बोलता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है इन एनी केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज रिएक्ट करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट रिएक्ट्स must be equal to the mass of प्रोडक्ट, ठीक है। क्या मतलब हुआ भैया, इसका मतलब हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर जितना आपका रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा उतना ही मास आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अभी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। एक बात जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कि ये कानून न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ स्पेशली मेंशन करके दिया है कि इन केमिकल रिएक्शन, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं होता। बस एक नियम किसमें वैलिड है, केमिकल रिएक्शन में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, सेम सेम होगा, जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं अपन, जिसको थोड़ा प्रैक्टिकल डेली लाइफ में बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि मुझे चाय बनानी है, ठीक है भैया। अगर मुझे चाय बनानी है, मान लो इस कप में मैं चाय बनाऊंगा, ठीक है, समझा भाई। तो बोलता क्या है कि इसको चाय को बनाने के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट रुक जा बेटा, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, परेशान नहीं हो, एकदम टाइम दूंगा मैं आराम से। मैं पहले इसको समझा दूं, चिल मारो, लिखने के लिए आपको टाइम की कमी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बोलता क्या है कि भैया इस चाय को बनाने के लिए आपको, देखो इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूँ अपने डेली लाइफ एग्जांपल लेके। इस चाय को बनाने के लिए इसमें जो आपको टी मिलेगा, इस टी को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी, अब ध्यान देना।
तो यहाँ पे शक्कर की जरूरत पड़ी, शुगर, मिल्क की जरूरत पड़ी, ठीक है, और ये जरूरत पड़ी टीलिप्स की। अब बोलता क्या है कि अगर मुझे ये बनाने के लिए ये मेरे पास लिया गया था 50 ग्राम, शक्कर ये सॉरी मिल्क लिया गया था, ये लिया गया था 150 ग्राम, और जो टीलिप्स लिया गया था ये लिया गया था 50 ग्राम। तो पूछा भैया बताइए जो चाय बनेगा वो चाय का मास कितना होगा। तो कोई बोल सकता है कि सर इसका जो मास होगा, ये मास जो होगा ये कुछ कम होगा 200 ग्राम से, कुछ कम होगा 200 ग्राम से, ठीक है। तो इसका मास जो होगा, इसका मास क्या होगा, मान लिया फॉर टाइमिंग ये जो चाय बना इसका मास है 195 ग्राम, ठीक है। और साथ में यहाँ क्या निकला होगा, कुछ वेपर्स निकले होंगे, ध्यान रखना, कुछ वेपर्स, भैया बनाते वक्त कुछ वेपर्स निकलते हैं ना, ठीक है, तो ये वेपर्स निकले होंगे। और ये वेपर्स जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये टी और ये वेपर। तो इस वेपर का जो मास रहा होगा वो कितना रहा होगा, मान लो अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम रहा होगा। तो कहता क्या है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ मास, बोलता क्या है कि जितना टोटल आपने रिएक्टेंट लिया, मतलब 50, जितना टोटल रिएक्टेंट लिया, ध्यान रखना, तो कितना लिया, 50 प्लस 150 प्लस 50, ये जो बराबर होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, तो जो टोटल प्रोडक्ट बना उसके मास के बराबर होना चाहिए। तो हाँ सर ये बराबर है, नहीं ओ सॉरी 200 लिया था ना, यहाँ पे एक्सचेंज कर लो, क्या यार मैंने भी गड़बड़ मार दिया, जाओ तो थोड़ा मेहनत कर लो। तो ये अपने पास मान लो ले लिया, ऊंचा कर दिया ना, 135 ले लो, 145 ले लो, 145 वेरी क्या भाई 145, ठीक है, ये ले लिया 145, ठीक है। तो बोलता क्या है कि भैया आपके पास जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो भैया इसको अपने को पता है कि पूरे रिएक्टेंट का मास कितना आ रहा है अपने पास, तो भैया पूरे रिएक्टेंट का मास आ रहा है 250 ग्राम, तो पूरे प्रोडक्ट का भी मास कितना आना चाहिए, तो भैया पूरे कुछ लोचा कर दिया क्या, अरे यार मैं बार बार क्यों उल्टा लिख रहा हूँ, कुछ तो कुछ लिखे जा रहा हूँ मैं, तो रुक जा भाई मेरे, रुक जा, मैं लिखना था ये 245 लिख दे रहा हूँ, 145 हो गया मेरे को, हाँ ठीक है। तो बोला क्या कि भाई साहब जितना आपके पास रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो भैया अगर आपने 250 ग्राम का अगर आपने पूरा रिएक्टेंट लिया था तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका भी मास कितना होगा, 250 ग्राम होगा। ये याद रखना कि टोटल मास के बारे में बात किया जाता है, कोई एक कंपोनेंट नहीं। मतलब चाय बनाने के लिए जो चाय पत्ती, चीनी और दूध, ये तीनों जो चीजें हैं, इन तीनों का मास का जो सम होगा प्रोडक्ट के पूरे मास के सम के बराबर होगा। चलेगा? मुझे फटाफट बता दो किसको किसको ये कंजर्वेशन ऑफ मास खोपड़े में नहीं गया, जल्दी बोलो भैया, किसको किसको ये समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। अगम में कुछ कहना चाहता है, बोलो अगम में क्या समस्या हो गई जीवन में, बोलो। अरे अगम में बाबू बोलो क्या बोलना चाहता है, चलो बोलो। अरे भाई बोल ले, अरे अगम में बच्चा बोल ले, नहीं बोले सर नहीं समझ में आया। क्या समझ में नहीं आया मेरे भाई, क्या इसमें समझ, रुक जा, चलो ध्यान दो यहाँ पे, आवाज आ रही है सही से? अरे मेरे साथ बस एक बार, अरे यार कुछ नहीं है, कंक्लूजन ये है कि भैया जितना आपने कोई चीज बनाने के लिए सब्सटेंस लिया, जितना मास उसका लिया उतना ही मास आप जो बनने के बाद जो चीज मिलेगी उसका होगा, बस यही है कंक्लूजन इसका, ठीक है। आप किसी चीज को बनाने गए तो बनाते वक्त आपको ये बस देखना है कि आपने जो चीज बनाया है उसमें जितना आपने रिएक्टेंट लिया था, मतलब बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लिया था उसका मास, और जो आपके पास बना बनाया जो चीज मिल गया उसका मास, वो दोनों कितना होगा, बराबर बराबर होगा। चलो भैया चाय बनाने के लिए हमने क्या किया, 50 ग्राम शक्कर ले लिया, 150 ग्राम दूध ले लिया, 50 ग्राम चाय पत्ती ले लिया, तीनों का मास जोड़ के कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया। तो जो चाय मिलना चाहिए था भैया उसका भी मास 200 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन चाय का 200 ग्राम तो नहीं होगा, वहां वेपर भी निकला है, तो वेपर का मान लो मास है 5 ग्राम, और जो चाय बना उसका मास हो गया 245 ग्राम, ठीक है। तो बोला क्या गया कि जैसे 250 ग्राम का आपका पूरा सब्सटेंस जो आपने लिया था उसका मास था, तो 250 ग्राम का आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तो 245 ग्राम का चाय मिल गया और 5 ग्राम का
वेपर मिल गया, यही कहना चाहता है। और ये गंदा सा एग्जाम्पल है यार, और कुछ नहीं है, बस वो समझाने के लिए मैंने ये गंदा सा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एक मिनट को, तो ये आवाज़ सही से नहीं आ रही है शायद मेरे को, तुम्हें आ रही है, मेरे को नहीं आ रही है, तो एक मिनट रुक जाओ। आवाज़ सही से जा रहा है? आवाज़ में क्या हो गया? हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फाइन, अभी आवाज़ सही से आ रहा है, ठीक है। तो भैया यही कहानी था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि भाई साहब अगर आपने रिएक्टेंट का मास ले लिया है इतना, प्रोडक्ट का मास आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल उसी के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या बोलता है भैया? तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको ध्यान देना, ऊपर वाला तो फर्जी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोलता है, इस चीज को बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। बोलता क्या है, इन एनी केमिकल सब्सटेंस ratio of in any chemical substance masses ratio of masses of given element is always fixed, ठीक है। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन भी, और कोई तो बुक में देखोगे तो ये अलग अलग टाइप से भी लिख देता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ये ध्यान रखना। चलो इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसको ध्यान दो, ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि मान लो अगर आपने कोई एक कंपाउंड बनाया, कोई भी कंपाउंड बना लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो अपना फेवरेट कंपाउंड है वाटर। तो अगर मेरे पास कोई भी दुनिया का कंपाउंड बनेगा, कोई भी कंपाउंड बनेगा, इस वाटर को मैं कहीं भी बनाऊंगा, मैं यहाँ बना लूँ, इंडिया में बना लूँ, ऑस्ट्रेलिया में बना लूँ, जुपिटर पे जाके बना लूँ, सैटर्न पे जाके बना लूँ, तो इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, वो मैं कहीं भी बनाऊंगा तो जो रेशियो यहाँ मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, यही रेशियो दुनिया में कहीं भी होगा। यही बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या मतलब? H2O में बताओ कि हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो मैंने आपको मास बता दिया है, दो हाइड्रोजन है, दो का मास कितना हो जाएगा, 2 AMU। एक ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 16 AMU। तो बोलता क्या है कि मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का जो रेशियो है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। चलो भैया, मास ऑफ हाइड्रोजन है 2, मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, रेशियो क्या हो गया, 1:8। मतलब अब ध्यान रखना कभी भी कि दुनिया में वाटर कहीं भी बनेगा, दुनिया में वाटर कहीं भी बनेगा, इसमें जो रेशियो है इनके मासेस का, इसमें जो रेशियो है इनके मासेस का, वो हमेशा फिक्स रहेगा, 1:8 ही रहेगा, चाहे आप ये वाटर कहीं भी बनाओ, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CO2 का लेते हैं। बोलता क्या है, चलिए फटाफट मुझे बता दो कि मास ऑफ कार्बन वर्सेस, बिल्कुल ये डाल्टन का चौथा नियम है, बिल्कुल सही बोले अब्दुल्ला।
और कुछ भी नहीं है। डाल्टन का चौथा नियम ही है, उसे भी मैंने बोला था कि भविष्य में आपको फिर से देखने को मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। देखो, मास ऑफ कार्बन वर्सेज मास ऑफ ऑक्सीजन, बताओ फटाफट मुझे कितना आएगा, जल्दी मुझे मैसेज करके बताओ। कार्बन ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना आएगा CO2 में, जल्दी बताओ। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना आएगा, कितना आएगा भैया? कार्बन का मास कितना होता है सर? ये 12 होता है। ऑक्सीजन 2 है, तो मास कितना हो जाएगा भैया? 16 × 2 मतलब 32 हो जाएगा। तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया? 12/32। ठीक है, 12/32, 4 से लेके जाओ तो 3/8 चलेगा। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको समस्या है, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। ठीक है, नेक्स्ट। एक कंपाउंड नेक्स्ट कंपाउंड में दे रहा हूं। NaCl बोलता है भैया इसमें बताइए मास ऑफ सोडियम वर्सेस मास ऑफ क्लोरीन, इसका रेशियो कितना होगा? चलो, जिसको इसको नहीं याद है मैं बता दे रहा हूँ। सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। रेशियो कितना आ जाएगा भैया? 23/35.5 चलेगा। मुझे कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो जल्दी बताओ कि ये जादू हो गया। कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा भैया जिसको ये समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। अरे अगम में बोलो, क्या बोलना चाहता है भाई? अगम में मैसेज करो फटाफट कि अच्छा क्लियर है। ठीक है, ओके, डन। अब तो इस पे क्वेश्चन बनता बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो क्वेश्चन ध्यान दो। बोलता क्या है, what amount of sodium will be required to react with 71 gram of chlorine to form NaCl। बोलता क्या है कि अगर आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है, NaCl बनाना है, अगर आपके पास 71 ग्राम क्लोरीन है तो बताइए कितना ग्राम आपको सोडियम चाहिए होगा। बस कैसे क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को कैसे कॉन्सेप्ट लगाओगे? कुछ नहीं, देखो सोडियम क्लोराइड बनाना है अपने को, तो भैया सोडियम क्लोराइड में आपको पता है कि सोडियम का मास कितना होता है भैया? 23। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। ठीक है, अपने को किसका मास दिया है? अपने को देखो ये होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेशियो। तो मास ऑफ सोडियम वर्सेस मास ऑफ क्लोरीन, इसका रेशियो होगा कितना? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 23/35.5। ठीक है, अच्छा देखो अपने को दिया हुआ किसका? अपने को मास दे दिया है क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना दिया है? 71। अपने को नहीं पता किसका? सोडियम का। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि एज्यूम मास ऑफ सोडियम X। ठीक है, बस यहाँ पुट कर दो। तो देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ? अपने को क्लोरीन का मास पता है, क्लोरीन का मास पता है, वो कितना दिया है? 71। सोडियम का मास नहीं पता, ऊपर सोडियम उसका मास नहीं पता, X मान लिया, इक्वल्स टू 23/38.5। मुझे फटाफट बता दो यहाँ से कितना ग्राम अपने को सोडियम चाहिए होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो इसको भैया देखो, इसको क्या करो, अपने को इसको उठा दो, उधर भेज दो, काम खत्म। तो अपने को जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी? लीनियर इक्वेशन आपको पता है, तो x की वैल्यू जैसे यहाँ सॉल्व करोगे, इस x को इसको उठा के उधर भेजोगे तो कितना हो गया? 23 × 71 डिवाइड बाई 35.5। ये 2 टाइम्स में कट गया तो ये कितना हो गया? 46 ग्राम। तो भैया 71 ग्राम के लिए आपको सोडियम कितना चाहिए होगा? 46 ग्राम चाहिए होगा। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको भेजे में नहीं गया ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ किसको किसको भेजे में नहीं गया ये क्वेश्चन।
रेशियो आप निकाल लिए, एक आपको दिया था, दूसरा आपने फटाफट कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं बोलता है सर मेरे को तो क्लियर है, और जनता बोलो किसको किसको खोपड़े में नहीं गया, जल्दी बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया। अनुष्का बोलिए सर क्लियर है। चलो इसी सेम क्वेश्चन में सुनो, सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार मैंने दे दिया है क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस, ठीक है। बस अब की बार आपको दिया गया क्लोरीन का मास, ध्यान रखना, मास ऑफ क्लोरीन, ये मैं आपकी बार दे रहा हूं आपको 142 ग्राम, ठीक है। पूछा क्या है, मास ऑफ सोडियम अब की बार कितना चाहिए होगा, जल्दी बताओ मास ऑफ सोडियम कितना चाहिए होगा। अगर क्लोरीन 142 होता तो सोडियम कितना चाहिए होता, जल्दी बोलो। वैसे ही सॉल्व करो, फटाफट बताओ कि सोडियम कितना चाहिए। जल्दी बोलो, ये क्या है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अगम में आंसर गड़बड़ है। कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, फिर से चेक करो। कैलकुलेशन मिस्टेक है, फिर से चेक करो। अंशु सही है। चलो देखो, ध्यान दो यहाँ पे, जनता ध्यान दो। मास ऑफ क्लोरीन और मास ऑफ सोडियम का रेशियो कितना होगा, तो मास ऑफ क्लोरीन वर्सेस मास ऑफ, ये कितना मैंने निकाला पिछले के हिसाब से निकालो भैया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ NaCl 2335.5, तो भैया यहाँ पे उल्टा भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं है, ऐसा नहीं है कि उल्टा लिख दो तो गलत हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 और NaCl का 23। अब की बार मैंने क्लोरीन ऊपर लिखा है, Na सोडियम नीचे लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, किसका मास दिया है, क्लोरीन का मास दिया है, कितना दिया है आपको, कितना मास दिया है, 142 दिया हुआ है, तो भैया 142 पुट कर लो इसके जगह पे। इसके जगह पे क्या पुट कर लिया, 142। इसके जगह पे क्या पुट करें, नहीं पता मुझे, सोडियम का मास x पुट कर लिया, इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ अपने को 35.5 अपॉन 23, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना अपने को, इस x को उठा के उधर भेज दो और इसको उठा के इधर, और इस 35.5 को नीचे लेकर चले आना, ठीक है। तो अपने को जैसे ही इसको लिखोगे तो भैया ये कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा, x इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपको 142 इंटू 23 डिवाइड बाई 35.5, इसको सॉल्व करो, ये आ गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 92 ग्राम, चलेगा। जल्दी देखो और फटाफट बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया ये, जल्दी देख के मुझे बताओ जिसको इसको समझ में नहीं आया कि ये जादू हो गया है। किसको किसको जादू हो गया, मैसेज करो सर ये तो जादू हो गया। जल्दी बताओ किसको किसको जादू हो गया। सर कैनाइटिक सोडियम इन, हाँ बिल्कुल, शिखर कोई मना नहीं है, जिसको मन न्यूमरेटर जिसको मन डिनोमिनेटर, तो तुम्हारी चॉइस है, वो तुम्हारी चॉइस है, किसी को न्यूमरेटर किसी को डिनोमिनेटर रख लो। तो पिछले वाले में मैंने सोडियम को ऊपर और क्लोरीन को नीचे रख के सॉल्व किया था, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि सोडियम का सामने सोडियम का मास, क्लोरीन के सामने क्लोरीन का मास, बस इतने से फर्क पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं है। डन है। अब इसी क्वेश्चन में एक और भी चीज बनती है, देखो ध्यान देना यहाँ पे, बोलेगा क्या कि बताओ मास ऑफ कंपाउंड कितना होगा,
बोलेगा कि बताओ जो कंपाउंड बना उसका मास कितना होगा। तो भैया कितना मास होगा, जितना सोडियम लिए थे और जितना क्लोरीन लिए थे दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मास ऑफ NaCl फॉर्म सीधे पूछ देगा, मास ऑफ NaCl फॉर्म्ड कितना होगा भैया। तो कुछ नहीं है, मास ऑफ क्लोरीन प्लस सोडियम। क्लोरीन कितना आपके पास 140, सॉरी कितना लिया था क्लोरीन, कितना अच्छा 142 ही लिया था, तो हाँ 142 प्लस सोडियम कितना ले लिया है 92। सॉल्व कर लो इसको भैया फटाफट, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 234 ग्राम। तो बेसिकली 142 ग्राम क्लोरीन अगर लोगे तो उसके लिए 92 ग्राम सोडियम चाहिए, और जो टोटल प्रोडक्ट बनेगा उसका मास कितना होगा 234 ग्राम होगा। जल्दी बताओ किसको किसको खोपड़े में नहीं गया ये, किसको किसको समझ में नहीं आया जल्दी बताओ। फराज देखो ध्यान दो यहाँ पे, मास ऑफ क्लोरीन अपने पास कितना दिया 142 दिया, मुझे मास ऑफ सोडियम नहीं पता, मैंने x मान लिया, ठीक है। मास ऑफ क्लोरीन वर्सेस मास ऑफ सोडियम रेशियो कितना होगा, तो अपने को पता है कि भैया NaCl में Na का मास होता है 23 और Cl का मास होता है 35.5, ठीक है। तो 35.5 क्लोरीन का मास और Na का मास हो गया 23, ये हमने लिख लिया एटॉमिक मास, ठीक है। रेशियो आ गया 35.5/23। मुझे मास ऑफ क्लोरीन पता था तो मैंने उसके जगह 142 लिख लिया, जो कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मुझे मास ऑफ सोडियम नहीं पता था, उसके जगह x रख लिया, x की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली, x को इधर पटका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12 23 को इधर 38 को नीचे, तो ये आ गया अपने पास 142 इंटू 23 अपॉन 35.5। इसको सॉल्व कर दिया, ये कितना आ गया 92 आ गया, चलेगा, डन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया टोटल मास जो प्रोडक्ट का बनेगा वो कितना बनेगा, तो यहाँ पे भी आप बता सकते थे कितना बनेगा, ठीक है। चलो कहाँ गया, ये क्वेश्चन आपसे दिया गया, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो। बोलता क्या है कि अगर 23 ग्राम सोडियम 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बताइए कितना ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास पे वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ मास आपको लगाना है और बताना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास कितना होगा। सर ये तो आंख बंद करके बता सकते हैं, जल्दी बताओ कितना होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास कितना होगा, जल्दी बोलो। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। कैसे भैया, रिएक्टेंट का मास कितना है 23 प्लस 58.5, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, तो सीधा आंसर लिख रहा हूँ 35.5, ये कितना हो गया सर 58.5, चलेगा, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, ये अब खुद से सॉल्व करो, मैंने सोडियम क्लोराइड के लिए बता दिया। अब यहाँ देखो बोलता क्या है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन 10 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, डेफिनेट प्रोपोर्शन सिखा दिया, सॉल्व करने सिखा दिया, सॉल्व करो और आंसर बताओ, शुरू हो जाओ। ऑक्सीजन का मास पूछा है कि कितना चाहिए होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको सॉल्व करो कि भैया ये कितना होता है वाटर में, ये वाटर के लिए बोला है, ये बता दे रहा हूँ, तो इसके लिए रोना गाना मत मचाना। चलिए किसके लिए बोला है, वाटर के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको फटाफट सॉल्व करके मुझे बताओ कि 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, सॉल्व करो जल्दी। 10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए।
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, सब चुप हो गए। अनुष्का गड़बड़ है, अंशु गड़बड़ है, अगम्य सही है, शिखर गड़बड़ है। गड़बड़ है भाई, सही से करो। सही से करो, सही से, गड़बड़ कर रहे हो। चलो ध्यान दो यहाँ पे, देखो ध्यान दो यहाँ पे, बिल्कुल आसान है यार, क्या कर रहे हो देखो। मैंने आपको पहले बता दिया H2O है, H2O में चलो मास ऑफ हाइड्रोजन वर्सेस मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो। हाइड्रोजन इसमें कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन तो 2, 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16। रेशियो पहले ही बताया था 2/16 मतलब 1/8। अब देखो भैया यहाँ ध्यान दो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आप 2 लगाया है तो कोई इससे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, उससे कोई आपको लेना देना नहीं। अब देखो ध्यान दो, मास ऑफ ऑक्सीजन आपको पूछा है, नहीं पता तो मास ऑफ ऑक्सीजन मान लिया कि x होगा, एज्यूम कर लिया। ऑक्सीजन के मास को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। x हाइड्रोजन का मास कितना दिया है 10 ग्राम, रेशियो कितना आता है 1:8। कुछ नहीं भैया, बस ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन का मास पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो भैया, क्या करना है आपको, क्या कर दिया क्या, मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा था, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है आपको। अरे यार उल्टा लिख दिया, रुक गया रुक गया रुक गया। हाँ ठीक है, रो मत, उधर उल्टा लिख दिया ना इधर। ऑक्सीजन हो गया 16, ये हो गया 2, ये हो गया 8/1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, 8/1। अब इसको भैया सॉल्व करो इसको फटाफट, ठीक है। इसको जैसे सॉल्व करो तो x इक्वल टू कितना आ गया, इसको उठा के इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 8 × 10 दैट इज 80 ग्राम। भैया ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कपड़े में गया कि पार कर गया, जल्दी बोलो, देखो ध्यान से फटाफट बताओ, समझ में नहीं आया तो। जल्दी बोलो, किसको किसको समझ में नहीं आया, किसको इसको समझ में नहीं आया जल्दी बोलो, है ना। चलो ठीक है, तो मैं स्टार्ट से दिखा रहा हूँ, फटाफट आप नोट डाउन करना शुरू करो। अब लिखना शुरू करो, मैं शुरू से दिखा दे रहा हूँ, शुरू हो जाओ लिखना। और जिसका छूट जाए आगे कर दूं तो मुझे बता देना कि सर छूट गया है, मैं फिर से दिखा दूंगा। ये सबने लिख लिया है, लिखो फटाफट लिखो, चलो शुरू हो जाओ। चलो डन है, बढ़े आगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यार, थोड़ा स्मार्टली काम करोगे तो। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लास छोड़ दूंगा, फिर आराम से लिख लेना, ये भी कर सकते हो, थोड़ा मेहनत कर सकते हो ऐसे। चलो नेक्स्ट, लिखो इसको फटाफट। हो गया, चलो नेक्स्ट।
छूट जाए तो बोल देना भैया कि छूट गया है। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिख लो। लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ओके अब्दुल्ला, लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटा। लिखो आराम से, लिख के बोलना। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आराम से। करो फटाफट। लो अब्दुल्ला, ठीक है, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये नहीं है, हो गया याद? अरे कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, करो इसको।
हो गया? डन है? लिख लो फटाफट। ठीक है, हो गया? चलो ठीक है, तो यहां तक आपके पास हो गया बेसिक डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखो बात क्या है ना यार, ये यहाँ तक तो ठीक है, आपके स्कूल में और एनसीईआरटी का तो खेल हो गया, लेकिन क्या है ना कि यार ओलंपियाड वाले एनटीएससी वाले बड़े गंदे लोग हैं, तो इसको बड़े अलग तरीके से यूज करते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन वो देता हूँ, आप आपके स्कूल में कभी नहीं आएगा अनटिल अनलेस कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठते हो। तो थोड़ा सा मैं इसको एक लेवल अप करके क्वेश्चन लेता हूँ, कॉन्सेप्ट वही है बट एक लेवल अप करके सोचना होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको सोचना आराम से। बोलता क्या है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ ध्यान देना ये क्वेश्चन, 196 ग्राम H2SO4 व्हाट अमाउंट, अमाउंट किस में बताना है, ग्राम में बताना है, व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फर विल बी रिक्वायर्ड। बोलता क्या है कि अगर आपको 196 ग्राम H2SO4 बनाना है तो बताइए आपको कितना ग्राम सल्फर चाहिए। सोचो और मुझे आंसर दो, कोई आंसर दे देगा, सोचो कैसे सॉल्व करोगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना, ठीक है? या आपके स्कूल में और मतलब लोकल एग्जाम में तो कभी नहीं आने वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेट प्रोपोर्शन से भी इसको किया जा सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो फटाफट सॉल्व करो, फटाफट आंसर बताओ। 196 ग्राम H2SO4 बनाने के लिए कितना ग्राम सल्फर चाहिए होगा, करो सॉल्व। होगा किसी का सॉल्व, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, आराम से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो H2SO4 है क्या, अगर मैं मास पूछा था बेटा गड़बड़ है आपका आंसर, मैंने व्हाट अमाउंट इन ग्राम्स बोला है। देखो H2SO4 को थोड़ा
डिटेल्स में देखते हैं। H2SO4 का मतलब क्या हुआ? देखो मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम है। देखो यहाँ पे भैया 2 दिया हुआ, मतलब एक 2 हाइड्रोजन एटम हो गया। सल्फर एटम 1 है और ऑक्सीजन एटम अपने पास कितने हैं? तो 4 है। तब जाके H2SO4 बनता है। सोचो कि एक आपके पास ये क्या है ना कि एक बास्केट है, उस बास्केट में इनको अलग अलग फ्रूट्स मान लो कि हाइड्रोजन जो है वो एप्पल हो गया, सल्फर जो हो गया वो ऑरेंज हो गया, और ये जो एच जो हो गया उसको कोई और फ्रूट मान लो एप्पल ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एस जो उसको ऑरेंज नहीं मान के कुछ और मान लो ये क्या है, तो कीवी है, ठीक है। तो ये हो गया एप्पल, ये हो गया कीवी, और ये हो गया ऑरेंज। तो इसी से एक सेट बनता है H2SO4 का। अब देखो ध्यान देना, एक सेट में देखो मास ऑफ सल्फर मैं लिखता हूं, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ ऑक्सीजन। शिखर गड़बड़ है, इनका रेशियो कितना कितना है ध्यान देना, इनका रेशियो कितना कितना है, इस चीज को ध्यान दो। तो भैया जब हाइड्रोजन का मास का रेशियो, हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2 है, तो भैया यहाँ पे 2 लिख लो, ये 2। सल्फर का मास कितना होता है? 32, तो 32 लिख लो। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है भैया? 16, और अपने पास ऑक्सीजन है कितने? 4, तो 4 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा सर? 16 इंटू 4 मतलब 64। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन, ऐसा समझो 2 mu हाइड्रोजन, 32 अपने पास सल्फर और 64 ऑक्सीजन, ये मिलता है तो H2SO4 बनाता है। अच्छा जब ये सारे मिलके H2SO4 बनाते हैं तो मास ऑफ H2SO4 कितना आ रहा होता है? सर ये आ रहा होता है अपने को, जब ये सारे मिलके बनाते हैं तो ये आ रहा होता है 98। कैसे पता? दिस प्लस दिस कर दिया 98। मुझे इतने में किसी को समस्या है तो जल्दी बताओ कि ये चीज समझ में नहीं आया। यहाँ तक किसी को समस्या है कि भैया 2 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम सल्फर और 64 ग्राम ऑक्सीजन मिलके 98 ग्राम H2SO4 बनाएंगे, 98 ग्राम बनाएंगे। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? कोई ऐसा जो कहना चाहता है ये तो जादू हो गया सर, नोबल हो गया, हम तो जिंदगी में नहीं देखे, प्लूटो का क्वेश्चन दे दिया आपने तो। कोई ऐसा कहना चाहता है? पहले बस 2 देता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम क्लोरीन, अब की बार 3 आ गए। अरे शिखर बाबू रेशियो में प्लस नहीं कर रहा है, ऐसे मत समझो। रेशियो में प्लस करता तो मैं तो इसको डिवाइड कर लेता ना सबको, मैं तो ये बोल देता ना, तो रेशियो लेता तो रेशियो तो ऐसे आ जाएगा 1:2, रेशियो तो ये आएगा, ठीक है। रेशियो तो ये आएगा, मैं रेशियो ले ही नहीं रहा, मैं तो बस H2SO4 को ले लिया, रेशियो तो लगा ही नहीं रहा, फिलहाल के लिए रेशियो लगा ही नहीं रहा। अब देखो मेरे से पूछा था कि 196 ग्राम के लिए सल्फर कितना चाहिए। देखो अब ध्यान दो यहाँ पे, अब रेशियो लगाऊंगा। 32 ग्राम सल्फर में H2SO4 कितना मिलता है? 98 ग्राम मिलता है। 32 AMU या AMU में बोलो तो 32 AMU सल्फर के लिए H2SO4 कितना मिलता है? 98 मिलता है। तो देखो अब रेशियो लगाने वाला हूं मैं, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मास ऑफ सल्फर वर्सेस मास ऑफ H2SO4, इसका जो रेशियो है, ये रेशियो कितना है? तो 32/98 है। जब भैया ये होते हैं 32 तो ये कितने होते हैं? 98। चलेगा? अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, H2SO4 का मास दिया है, इसके जगह पुट कर दो कितना? इसके जगह पुट कर दो 196। जैसे इसके जगह 196 पुट करोगे, मास ऑफ सल्फर आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 64 ग्राम, ठीक है। तो कितना ग्राम अपने को सल्फर चाहिए? 64 ग्राम चाहिए। कितने ग्राम के लिए? 196 ग्राम के लिए। चलेगा? मुझे फटाफट बता दो ये किसको किसको खोपड़े में नहीं गया। देखो ये बोर्ड में आने वाला नहीं है, मैंने इसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। जिन लोगों ने कोशिश की समझने की, मुझे लगता है कि उनको आसानी से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने कोशिश नहीं की उनको समझ में नहीं आया होगा, जादू हो गया होगा। शिखर बोल रहा जादू हो गया। शिखर ध्यान दो, सल्फर 32 था तो H2SO4 कितना बना था? 98 बना था, बना था। रुको शिखर को यार, शिखर को मैं ऑडियो ऑन करता हूँ। शिखर कहाँ गया? शिखर ऑडियो ऑन करो, शिखर ऑडियो ऑन कर दो बेटा। यस चलो सर। जब 32 था तो H2SO4 98 बना था,
यस सर। H2SO4 98 का जस्ट डबल चाहिए मेरे को, 196 से 98 का डबल नहीं होता है। होता है सर। अब मुझे बताओ कि जब उसका डबल H2SO4 चाहिए तो मुझे सल्फर भी कितना लेना पड़ेगा, उसका डबल लेना पड़ेगा। यस सर। तो 32 का डबल कितना होता है, 64 नहीं होता है। होता है सर। हो गया ना, रेशियो नहीं लगाया फिर भी हो गया। अब भेजे में गया, अरे बोलो गया कि नहीं गया, गया, मैसेज करके बोलता है गया। चलो ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक लेवल अप क्वेश्चन था, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा बट ठीक है, तो थोड़ा सा एक लेवल हो गया। अपन नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो बात करेंगे स्काई की कहानी के मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और आप कैसे सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड का सिंपल फॉर्मूला लिखने का तरीका देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज की सवाल समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तो उस समय अपन मोल कॉन्सेप्ट और स्काई की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, चलेगा। नोट्स देख लेना, अच्छे से लिख लेना, कोई चीज नहीं समझ में आया तो अगले क्लास में पूछ लेना। डन है, डन है। ओके बाय बाय। यार इतना लंबा बाय बाय कौन लिखा है, अब्दुल्ला। चलो ठीक है, ओके बेटा, बाय 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 बाय, टाटा।